आज तुमने इस माँ को जीते जी मार दिया। आज सुधा जी की नींद अलार्म बजने से पहले ही खुल गई। बगल में टेबल पर रखे अलार्म घड़ी को उठाकर देखा। अरे, अभी 5 बजने में आधा घंटा देर है। मोबाइल में भजन लगाया और अपने लिए एक गिलास गर्म पानी का लेकर आ गई। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद फ्रेश होकर किचन में चली गई। घर में सभी सो रहे थे। अभी सबके जागने में देरी थी तो अपने लिए एक कप चाय बना लिया। सुबह सुबह चाय पीने की उनकी आदत जो थी, जब पति जिंदा थे तब रोज सुबह सुबह दोनों चाय की चुस्कियां बालकनी में बैठकर लिया करते थे। पति का साथ तो नहीं रहा, पर चाय ने अभी तक उनका साथ नहीं छोड़ा था। सबके उठने से पहले अपनी ड्यूटी पर लग गई। किचन में जाकर सबका नाश्ता तैयार कर लिया। फिर नहा धोकर मंदिर की सफाई की। बगीचे में गई तो थोड़ी देर वहीं बैठ गई। पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। चलने में ही हाफ जा रही हूँ। शायद तबीयत सही नहीं लग रही है। थोड़ी देर बाद ही नहाने जाऊंगी। उसी वक्त पूजा के लिए फूल भी तोड़ लूंगी। यही सोचकर अपने कमरे में जाकर सुधा जी लेट गई। इतने में उनकी बहू कोमल कमरे से निकलकर बाहर आई तो देखा चाय तैयार नहीं है। किचन में भी कोई नहीं था। उसने देखा सुधा जी अपने कमरे में लेटी हुई है। बस चिल्लाना शुरू कर दिया, यह क्या माँ जी, हमें तो ऑफिस जाना रहता है तो हम देर तक सोते हैं। आप घर पर ही रहकर इतना थक जाती हैं कि अभी तक सो रही हैं। मेरी चाय कहाँ है और नाश्ता भी अभी तक नहीं बनाया। आज तो हमें लेट करवाकर ही मानेंगी। इतने में आवाज़ सुनकर राजीव भी कमरे में आ गया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? देखो, हम थक कर आते हैं और तुम्हारी माँ घर में ही थक जाती है। देखो, अभी तक सो रही है। ना चाय बनाया ना नाश्ता। लगता है आज ऑफिस भूखे ही जाना पड़ेगा। इतने में सुधा जी बोली, बहू, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं लेट गई और चाय बनाकर केतली में रख दिया था। नाश्ता भी बन चुका है। पता नहीं क्यों आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। चाय नाश्ता बनाकर ही आज बहुत थक गई तो कमरे में आकर लेट गई। इतने में राजीव बोला, माँ, आप आराम करिए, आज चाय नाश्ता सुधा करवा देगी। यह कहकर राजीव फ्रेश होने के लिए चला गया। सुधा भी मुंह बनाते हुए कमरे से बाहर आ गई। शाम को जब दोनों ऑफिस से लौटे तो राजीव ने देखा सुधा जी वापस से कमरे में ही लेटी हुई है। राजीव उनके कमरे में गया और बोला, माँ, क्या हुआ? अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं बेटा, बहुत थकावट सी हो रही है और शरीर में दर्द हो रहा है। राजीव वहीं बैठकर माँ के पैर दबाने लगा। अरे बेटा, यह क्या कर रहा है? तू अभी थक कर आया है। जा तू कपड़े बदल, मैं तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, चाय आज मैं बना लूँगा, आप आराम करिए। इतने में सुधा कमरे में आ गई। अरे, तुम यहाँ बैठे हो, फ्रेश नहीं होना क्या? और यह क्या, आते ही माँ की तीमरदारी में लग गए? सुधा, यह क्या कह रही हो? राजीव बोला, अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करो, तुम चाय बना लो, तब तक मैं फ्रेश हो जाता हूँ। सुधा जी बोली, मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है बेटा, तुम जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। और सुधा उठकर रसोई में चली गई। सबके लिए चाय बनाया और साथ में नमकीन लेकर आ गई। सबने चाय नाश्ता किया। फिर सुधा जी किचन में जाकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। इतने में बहू किचन में आई और बोली, अरे माँ जी, रात के खाने में क्या बना रही हैं? बेटा, आज सब्जी और रोटी बना रही हूँ। अच्छा, तो दाल नहीं बना रही हैं? सिर्फ रूखा सूखा ही खिलाने का इरादा है? अरे दिन भर थक के आते हैं, कम से कम अच्छा सा डिनर तो बनाना चाहिए। बेटे के सामने तो अच्छा नाटक कर लेती हैं, दिन भर मज़े से आराम करती हैं और काम करने के डर से बहाना बना देती हैं कि तबीयत ठीक नहीं है। आपके तो राजपाट हैं,
दिन भर पलंग तोड़ती हैं और शाम को बेटा थक कर आता है तो उससे अपने पैर दबवाती हैं। आपको शर्म नहीं आती? बहू, यह क्या बोल रही हो तुम? मैंने उसे पैर दबाने के लिए नहीं कहा था। ठीक है, अब अपना ड्रामा बंद करिए और चुपचाप से दाल भी बनाओ। और हाँ, रायता भी बना दीजिएगा। आज मुझे रायता खाने का मन कर रहा है। ठीक है बहू। सुधा जी का गला रुंध आया। तुम जाकर आराम करो, मैं अभी खाना बना देती हूँ। आंखों में आंसू डबडबा गए। उनकी बीमारी लाचारी वाली हालत में भी उन्हें बहू से खरी खोटी ही सुनने को मिलती है। जब से कोमल ब्याह कर आई है तब से सुधा जी की जिंदगी नर्क बना रखी है। उनकी इज्जत घर में उनकी बहू ने काम वाली से ज़्यादा नहीं रहने दी। बेटे को भी समय समय पर भटकाती रहती ताकि बेटा माँ से दूरी बनाए रखे। राजीव को सुधा जी के पास कोमल कभी बैठने ही नहीं देती। माँ बेटे का प्यार उसकी आंखों में हमेशा खटकता रहता। जैसे तैसे करके सुधा जी ने खाना तैयार कर दिया। खाना टेबल पर लगाकर बेटे बहू को आवाज़ दी। दोनों जाकर खाना खाने लगे। अरे माँ, आप नहीं खाओगी? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। थोड़ी तबीयत सही हो जाएगी फिर मैं खा लूँगी। इतना कहकर सुधा जी अपने कमरे की तरफ जाने को उठी। राजीव समझ चुका था कि माँ की तबीयत आज ठीक नहीं, तो उसने जिद नहीं की। ठीक है माँ, आप जाकर आराम करो। कल ही मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलूँगा। इतना सुनते ही कोमल मुंह बनाते हुए बोली, माँ को हुआ ही क्या है जो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे? खामखा तुम भी इतनी तकलीफ़ करते हो। कल तक ठीक हो जाएंगी। रात भर आराम करेंगी तो सुबह अपने आप सही हो जाएंगी। अरे सुधा, कैसी बात कर रही हो? माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास तो ले जाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारे पैसे, लुटाओ अपनी माँ पर प्यार। कहकर कोमल खाना खत्म करके अपने कमरे में चली गई। राजीव हक्का बक्का सा उसे देखता रह गया। ऐसे ही न जाने कितनी बार कोमल ने सुधा जी का अपमान किया और उनका तिरस्कार करती ही रहती, लेकिन सुधा जी कभी भी कोमल को पलटकर जवाब नहीं देती। एक दिन कोमल की सहेलियां घर आई तो कोमल ने अपनी सास को अपने कमरे में जाने को कहा और बोला, जब तक बाहर आने को ना कहूँ तब तक आप अंदर ही रहेंगी। सुधा जी चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। कोमल ने थोड़ी देर बाद सुधा जी से कमरे में जाकर कहा कि मेरी सहेलियों के लिए जल्दी से गर्मा गर्म पनीर के पकोड़े और चाय बना दीजिए, और वापस बाहर आकर बैठ गई। चाय नाश्ता तैयार कर सुधा जी ट्रे में सजाकर हॉल में लेकर आई। सुधा जी को हॉल में आते देख कोमल गुस्से से लाल हो गई, पर उस वक्त सहेलियों के सामने हंसने का नाटक करती रही। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। वाह, तूने मेड रख लिया। देखना, मुझे भी एक मेड चाहिए थी। अगर तेरी मेड के पास वक्त हो तो पूछना, मेरे घर भी काम करेगी क्या? ऑफिस से आकर बहुत थक जाती हूँ, मेरी भी मदद हो जाएगी। अगर खाना बनाने वाली मिल जाए तो। कोमल ठहाका मारते हुए जोर से हंसने लगी। मेड? यह तुम क्या बोल रही हो पूनम? मेड नहीं, यह मेरी सास है। क्या? यह तेरी सास है? मुझे लगा तूने नई काम वाली रख ली है। और सब जोर जोर से हंसने लगी। कोमल बोली, शुरू से ही गांव में रही है, हमारे पास पिछले 1 साल से रह रही है। जब से मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हुआ तो पति ने अकेला और लाचार समझकर यहीं बुला लिया। सुधा जी को बहुत बुरा लगा। चाय की ट्रे रखकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। आज उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। उनके आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। यह क्या, जिनके लिए सुबह से शाम अपना समझकर काम करती हूँ, उसने घर में तो कभी इज्जत की नहीं, आज बाहर वालों के सामने भी
इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आज उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। आज उन्हें जितनी बेइज्जती झेलनी पड़ी, शायद पूरी ज़िंदगी में इतनी बेइज्जती उन्हें कभी नहीं झेलनी पड़ी थी। आज उन्हें यह एहसास हो रहा था कि पति के बिना ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। जब तक दीनदयाल जी थे, मजाल नहीं थी किसी की उनके सामने मुंह खोल सके। घर में सुधा जी का ही रोब चलता था और आज एक दिन है जब उनकी तुलना एक नौकरानी से की जाने लगी, या यूँ कहें कि घर में उनकी इज्जत नौकरानी से ज़्यादा कुछ थी ही नहीं। इससे अच्छा तो मैं गांव में ही भली थी। बेटे के प्यार और स्नेह ने मुझे यहाँ आने को मजबूर किया। अगले दिन कोमल ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। उसे अपना सफ़ेद कुर्ता नहीं मिल रहा था। अरे, इसे तो मैंने धोने में डाला था। जाकर देखा तो कपड़ा धोने में ही रखा था। यह कुर्ता अभी तक नहीं धुला। मुझे आज इसे ही पहनकर जाना था। कोमल सुधा जी पर चिल्लाने लगी। यह क्या, मैंने आपको कुर्ता धोने के लिए कहा था और अभी तक आपने कुर्ता धोया नहीं। मुझे आज यही कुर्ता पहनकर जाना था। इतने में राजीव आ गया। क्यों सुबह सुबह शोर मचा रही हो? क्या हुआ? देखो ना राजीव, मैं माँ जी को यह कुर्ता कल ही धोने को कहा था और इन्होंने धोया नहीं। अब आज मुझे यही कुर्ता पहनकर जाना है। अब मैं क्या पहनकर जाऊंगी? इतने कपड़े हैं, कोई और पहन लो। हाँ, तुम्हारी माँ तो आजकल काम चोरी करने लगी है। घर में ही रहती है, पर पता नहीं दिन भर क्या करती रहती है। एक काम ढंग से नहीं करती। राजीव ने कहा। कोमल, यह क्या तरीका है माँ से बात करने का? उनको दिन भर इतने काम रहते हैं, भूल गई होगी। और कल तो रविवार था, मशीन में कपड़े तो तुम खुद भी धो सकती थी। हाँ, और आपकी माँ यहाँ आराम करने के लिए आई है। आपकी माँ जब यहाँ नहीं थी तब सारे काम तो मैं ही करती थी। अब आपकी माँ है, इसलिए तो मैंने मेड भी नहीं रखा है। आखिर यह भी तो घर पर बैठ बैठ कर बोर हो ही जाती होंगी। एक दिन मिलती है छुट्टी, उस पर भी तुम चाहते हो कि मैं काम ही करूं? कोमल नाटक करते हुए बोली। तुम्हें तो हमेशा मेरी गलती नज़र आती है। कभी अपनी माँ को पलटकर कुछ नहीं बोलते हो। कोमल गुस्से से वहाँ से चली गई। सुधा जी भी मुंह लटकाए अपने कमरे में आकर बैठ गई। सुधा जी मन ही मन सोचने लगी, बस बहुत हो गया। दिन ब दिन बहू तो मुझे घर की नौकरानी समझ बैठी है। बस अब सर से पानी ऊपर हो चुका है। इधर राजीव भी गुस्से में ऑफिस चला गया। राजीव ऑफिस में बैठा था कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। तो फ़ोन की दूसरी तरफ कोमल थी। राजीव, आज तुम गलती से मेरी मोबाइल लेकर चले गए। राजीव ने शायद जल्दबाजी में कोमल का मोबाइल ले आया था। ठीक है, शाम को घर आऊँगा तो अपना मोबाइल ले लेना। इतना सुनकर कोमल ने फ़ोन कट कर दिया। राजीव मोबाइल टेबल पर रखने ही वाला था कि गलती से मोबाइल का बटन दब गया और उसमें से कुछ आवाज़ें आने लगी। जैसे ही उसने मोबाइल से आ रही वह रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह बिल्कुल जम गया। शायद यह रिकॉर्डिंग थी जो उस दिन कोमल अपनी सहेलियों के साथ सुधा जी का मजाक बना रही थी। सेल्फी लेने के क्रम में शायद गलती से कोमल के मोबाइल का वॉइस रिकॉर्डिंग बटन दब गया था और सारी बातें उसमें रिकॉर्ड हो गई। राजीव सारी बातें सुनकर गुस्से से तमतमा गया। घर जाकर चुपचाप सोफे पर बैठ गया। सुधा जी ने उसके पास आकर कहा, बेटा, लगता है आज बहुत थक गए हो। लाओ, मैं तुम्हारा सर दबा देती हूँ। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है बेटा, तुम लोग फ्रेश हो जाओ। मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप आराम से बैठो। आज चाय नाश्ता कोमल लेकर आएगी। कोमल बोली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितना थक गई हूँ?
माँ जी, बैठे बैठे मुँह क्या देख रही हैं? जाइए, जाकर हमारे लिए चाय लेकर आइए। राजीव को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। वह गुस्से में उठा और कोमल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। कोमल का चेहरा लाल हो गया, आंख से आंसू बहने लगे। वह अवाक सी राजीव को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया। हमेशा चुप रहने वाला राजीव आज उसका ऐसा रूप देखकर वह सन्न रह गई। सुधा जी भी कुछ समझ नहीं पाई और राजीव का मुंह देखते रह गई। इस वक्त राजीव ने कोमल के हाथ में उसका मोबाइल थमाते हुए वह रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और न जाने कितने ही बातें जो वह फ़ोन पर अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से उसकी माँ के खिलाफ करती थी, वह सारे रिकॉर्डिंग उसने एक के बाद एक सुधा जी और कोमल के सामने सुनाना शुरू किया। कोमल का मुंह देखने लायक था। उसके शरीर का खून मानो सूख गया। वह बर्फ सी वहीं जम गई। वह मेरी माँ है, इस घर की नौकरानी नहीं, राजीव ने कहा। मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी माँ का पता नहीं कितना अपमान किया है और मेरी माँ चुपचाप तुम्हारे किए अपमान का घूंट पीती रही। अपने बेटे के घर में ही माँ इस तरीके से दिन काट रही थी, मुझे नहीं पता था। पिताजी के जाने के बाद माँ को अकेलापन महसूस ना हो, इसीलिए उनकी आगे की जीवन आराम से गुजरे, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेकर आया और तुमने मेरी माँ का सुख चैन ही छीन लिया। कितने मुश्किलों से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और तुम मेरी माँ के साथ इतने दिनों से ऐसा बर्ताव कर रही हो। मुझे मेरी माँ से हमेशा दूर करती रही, मेरे कानों में मेरी माँ के खिलाफ जहर भरती रही। मैं समझ नहीं सका, लेकिन अब बस बहुत हो गया। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इसी वक्त मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगो। सुधा जी बोली, नहीं बेटा, बस करो। यह तुम क्या कह रहे हो? इसमें बहू की कोई गलती नहीं। मेरी साधारण सी रहन सहन तौर तरीके से बहू को मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस होती होगी। और हाँ, बहू अपने बच्चों के लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धोना, यह सब करके मुझे अच्छा लगता है। मैं तो अपना समझकर तुम लोगों के लिए यह सब करती हूँ, पर तुमने मुझे नौकरानी समझ लिया। बहू, मैं इस घर की नौकरानी नहीं। तुम्हें मुझसे इतनी ही तकलीफ़ है तो मैं वापस गांव जाने के लिए तैयार हूँ। बेटा, मेरा टिकट करवा दे। मैं अब और यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं गांव में ही भली थी। आज कोमल को अपनी गलती पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने तुरंत सुधा जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। मैंने आपका बहुत अपमान किया है। शायद इसकी माफ़ी मुझे ना मिले, पर मैं आपकी सेवा करके अपना प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आप कहीं नहीं जाएंगी। इस घर पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना हम सब का है। सुधा जी ने कोमल को पैरों से उठाकर गले लगा लिया। आज कोमल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और सुधा जी को उनका खोया आत्मसम्मान मिल चुका था। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।